हर महीने एक होगा। क्या करूं? तो क्या हो गया? टेस्ट से किसका फायदा है? तुम लोगों का फायदा है ना। मेरा क्या फायदा उसमें? मेरे को बल्कि नुकसान रहता है कि भैया मेरे को बैठ के चेक करने पड़ते हैं, बैठ के इतना टाइम लगता है उसमें, टेस्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तुमसे बनवा लेंगे इस बार। सो देखिए गाइस, लास्ट हमने ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब ठीक है आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कहाँ गए? यहाँ पर ना। क्या आपको याद है मैंने वेव्स के बारे में कुछ सिखाया था आप लोगों को, है ना? जब मैं वेव्स वाले टॉपिक को इस्तेमाल करूंगा ना, तो मैं वापस से वेव वाले टॉपिक पे आऊंगा और थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? अभी नहीं कराऊंगा उसको रिवाइज। अभी तक ना मैंने ना शेयर ले लो वहीं से आयुष दीपांशु, इससे थोड़ा बच के आना, हिलना जाए, ले लो आगे से। यहीं डाल लो, चाहे पीछे डालो। चलिए गाइज, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। वैसे मैंने चैप्टर में आपको छोटे टॉपिक्स काफी सारे कराए, जैसे कि वेव्स का टॉपिक तो मैंने करवाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में, लेकिन वेव्स से पहले मैंने तुम लोगों को एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, याद है? तो वो क्लास ही बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक क्लास आपने उसके अटेंड करी होगी। मैं अब तक इसकी 3 क्लासेस ले चुका हूँ। पहली क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ना, कि एटम के अंदर बेसिकली वो नेगेटिव और पॉजिटिव का अंदाजा कैसे लगा था। तो वो आपको विलियम क्रुक से एक्सपेरिमेंट, कैथोड एक्सपेरिमेंट से आपको पता लग गया था ना। और वो क्लास मतलब अगर आपने अटेंड करी है तो आपको एटम के बारे में थोड़ी जानकारी अब तक होगी। दूसरी क्लास में मैंने तुम लोगों को एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल करवाए थे। और थर्ड क्लास के अंदर मैंने तुम्हें वेव्स के बारे में कुछ बताया था। अभी तक ना चैप्टर कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कुछ अभी टुकड़ों में चीजों को पढ़ा है, लेकिन आज से चैप्टर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से चलेगा, क्योंकि अब हम एटम की डिस्कवरी को पढ़ने वाले हैं कि एटम बेसिकली शुरू से कैसे अंदाजा लगना शुरू हुआ कि एटम किस तरह का होता है ना? तो ये बेसिकली अब हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स की हिस्ट्री क्या है? अब एटॉमिक मॉडल्स की हिस्ट्री मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सिंपल से बताता हूं। आज की डेट में आप लोग एटम को क्या जानते हो? आज की डेट में आप लोग जानते हो कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल है प्रोटॉन, एक नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी है बेसिकली, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है ना? और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही बोलो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ये सब आप जानते हैं, लेकिन ये सब अगर आप जानते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि भैया ये बिल्कुल शुरू से ही पता था। किसी ने तो ये बातें सोची होंगी, है ना, समझी होंगी। तो हिस्ट्री इसका इतिहास है कि ये बेसिकली कैसे पता लग पाया था, और आज हम क्या जानते हैं वहां तक हम इस चैप्टर के अंदर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को लेके कुछ बोलना शुरू करा था, क्योंकि विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट के अंदर थॉमसन के बारे में मैंने आपको बताया था कि थॉमसन भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। तो वहां से सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये वाला काम करा, किसका काम किया बोलो? एटॉमिक मॉडल का, जिन्होंने एटम के मॉडल को देना शुरू किया, वो कौन थे बोलो? जे थॉमसन थे। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इनका एटम का मॉडल कैसा था बच्चों? कैसा था? देखिए मैं बताता हूं इनका क्या था। देखिए अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं करी है ना, तो तुम लोग इतना मान लो कि कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल चुके थे जिसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सके कि एटम के अंदर ना नेगेटिव चीज जरूर है। मैं आपको एक सिंपल सा इसका स्टोरी बता देता हूँ। देखिए उस समय तक किसी को आइडिया नहीं था कि भैया जो सब्सटेंसेस बने हुए, जैसे कि मान लो चाबी बनी हुई है, ये रिमोट बना हुआ है, तो बेसिकली ये बने तो एटम से हैं, एक छोटे से पार्टिकल से हैं, लेकिन उस एटम के अंदर क्या क्या है ये बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन संदेह था कि इस एटम के अंदर शायद पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ तो सीन है। तो वो कैसे पता लगाया भाई एटम के अंदर, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, तो कैसे पता लगाया? तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि उनको लगा कि अगर सच में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होगा तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक चीज एक तरफ हम ना बहुत हाईली पॉजिटिव प्लेट लेंगे और एक तरफ बहुत हाईली नेगेटिव प्लेट लेंगे। तो उन्होंने ये ऐसा करके देखा और उनको ये बात मिली कि जब उन्होंने एक बहुत हाईली पॉजिटिव प्लेट ली तो यहां से एटम के अंदर अगर डेफिनेटली प्लस माइनस जैसा कुछ है, सुनिएगा, अगर किसी एटम के अंदर सच में प्लस माइनस जैसा कुछ है, जल्दी आ लो, शेयर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ठीक है। इसको तार को मत हिलने देना बस, ये तो बंद हो जाएगा पहले। आ जाओ, ये बैठ दो।
सो गाइस फोकस करिएगा फटाफट से। तो जे थॉमसन ने क्या सोच रहे थे, देखिए पहले ना ये बात सोची कि एटम के अंदर अगर सच में पॉजिटिव माइनस जैसा कुछ है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जैसा रियलिटी में कुछ है, तो पक्का वो बाउंड भी होगा एक दूसरे से, है ना। और उसको अलग करने का एक ही तरीका है, उसको बहुत हाईली पॉजिटिव दे दिया जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव किसकी तरफ बोलो, नेगेटिव की तरफ सेपरेट हो जाएगा। अगर प्लस माइनस है, सोचो प्लस माइनस होता ही नहीं, कोई न्यूट्रल चीज होती है जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो बताओ बहुत हाई प्लस लगाने पर, बहुत हाई माइनस लगाने पर कुछ भी हरकत नहीं होती। लेकिन अगर सच में प्लस माइनस जैसा है तो वो माइनस प्लस से बाउंड होगा डेफिनेटली, और अगर बहुत हाई पॉजिटिव लगाऊंगा, इस प्लस से ज्यादा ताकतवर प्लस लगाऊंगा मैं, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन यहां से छिटक के, वो नेगेटिव पार्टिकल छिटक के इसकी तरफ भागेगा। और ऐसे ही हुआ था कैथोड एक्सपेरिमेंट में। कैथोड एक्सपेरिमेंट में बच्चों यही हुआ था, अगर आपने अटेंड नहीं करा तो भी आप इसको एक लाइनर में समझ सकते हैं कि कैथोड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही था कि अगर एटम के अंदर सच में कोई प्लस माइनस जैसी चीज है तो क्यों ना इसको, इस एटम के सामने एक बहुत हाई पॉजिटिव चीज को रख दिया जाए और एक बहुत हाई नेगेटिव चीज को। अगर पक्का प्लस माइनस इसके अंदर होगा तो वो दोनों ऐसे करके स्प्लिट हो जाएंगे। बोलो है कि नहीं, समझ में आता है? थीम बिल्कुल सही थी। तो यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम निकली थी। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे एटम होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को भागे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को भागे, और उनका चार्ज उनको नेगेटिव एविडेंस मिला कि भाई वो नेगेटिव है। क्यों भाई? एक तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, सिंपल सा रीजन था कि वो क्या है, बोलो नेगेटिव है। तो पता लगा कि एटम के अंदर ना, एटम के अंदर मैं बोल सकता हूं कि कुछ नेगेटिव चीजें कुछ, और कमाल की बात ये है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज में आप समझ सकते हैं, अगर एटम के पास कुछ चीजें नेगेटिव हैं, कुछ चीजें बोलो क्या है नेगेटिव, और ओवरऑल एटम बोलो क्या है न्यूट्रल है, ओवरऑल एटम बोलो क्या है न्यूट्रल है, तो मुझे बताओ जरा दूसरी चीज क्या हो सकती है साथ में? आप बताइए क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, सिंपल सी चीज है। समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि भैया हमने पाया कि उसके अंदर से नेगेटिव चीज तो निकली है, और हमें ये बात भी पता है कि एटम ओवरऑल बोलो क्या होता है न्यूट्रल होता है। अब नेगेटिव चीज निकल रही है फिर भी वो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है नेगेटिव चीज निकली है और पहले वो न्यूट्रल था, तो नेगेटिव चीज के साथ ऐसा क्या होगा कि वो न्यूट्रल रहा होगा? पॉजिटिव चीज है। क्या चीजें बोलो? पॉजिटिव चीजें। तो ये एविडेंसेस मिल चुके थे कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ मौजूद है। अब बस सवाल ये है कि वो कैसे मौजूद है ये नहीं पता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, बाहर पता है कि बेसिकली एक क्वाइट सेंटर है, यहां पर लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, लेकिन उनका सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में कैसा है ये नहीं पता है। क्या ऐसा है कि बॉयज एक तरफ है गर्ल्स एक तरफ है, या ऐसा है कि बॉयज की फिर एक लाइन है फिर गर्ल्स की एक लाइन है फिर बॉयज की एक लाइन है फिर गर्ल्स की एक लाइन है, या ऑल्टरनेट पैटर्न में है गर्ल्स बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसे करके बैठा रखे। तो ये बेसिकली अंदर के रूम का स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली अरेंजमेंट जो है, किसी को आइडिया नहीं था, है ना? जैसे बाहर वाले को भी आइडिया नहीं कैसे बैठे बच्चे। तो उसी तरीके से एटम के अंदर प्लस माइनस है ये तो गारंटी हो गया, लेकिन वो प्लस माइनस कैसे अरेंज हो रखा है अंदर ये बात किसी को भी पता। यहीं से हिस्ट्री स्टार्ट हुई मॉडल्स ऑफ एटम की, है ना? और यहां से लोगों ने बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले थी थॉमसन, और थॉमसन ने क्या अंदाजा लगाया समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा मान लो कि एटम एक स्फेरिकल चीज है। एटम क्या है बोलो? एक स्फेरिकल चीज। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पे स्टडी करा था तो उनको पता लगा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत टाइनी पार्टिकल है, बहुत टाइनी पार्टिकल है, मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो उनको पता लगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत हल्का और बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत हल्का और बहुत छोटा पार्टिकल। और ये बात इनको पता लग रही थी कि एटम के मास का ना ये बिल्कुल ना के बराबर चीज है जो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल निकले। तो इन्होंने इसको ऐसे माना कि ये ना इलेक्ट्रॉन ना पक्का कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर है, कुछ कुछ एटम के अंदर ऐसे पूरे में फैला हुआ है। देखिए अभी आप कहेंगे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा एटम होता नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। थॉमसन ने जैसा बोला था मैं बस आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि थॉमसन ने ये बातें बोली थी। थॉमसन को लगता था कि इलेक्ट्रॉन ना बेसिकली, इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे एटम में चारों तरफ ऐसे ऐसे सिचुएट है। क्लियर होता है कि नहीं होता? दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका ये मानना था कि एटम वैसे तो एक ठीक ठाक हैवी मतलब एक मास पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन बहुत। अब सोचो कि दो ही चीजें उसमें, एक इलेक्ट्रॉन है और एक बोलो क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चीज है और एक बोलो क्या बोलो पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चीज उनके अकॉर्डिंग बहुत हल्की है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज उनके अकॉर्डिंग बोलो क्या होगी? भारी होगी। क्या होगी बोलो? समझे नहीं मेरी बात को? और ये बहुत सही जगह पर चला गया इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि एक्चुअली में आज की डेट में जो मैं एटम को जानता हूं या आप जो एटम को जानते हैं, पता है आप लोगों को अंदर प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और बाहर बोलो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या तुम्हें पता है सच में? वैसे तो बीच का स्पेस आपको पता है एम्प्टी होता है, लेकिन उनकी थ्योरी कुछ और ही कह रही थी। लेकिन आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ। ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि प्रोटॉन्स जो होते हैं चार्ज वाइज इसके ऊपर एक प्लस उसके ऊपर एक माइनस, वो न्यूट्रल है बराबर बराबर, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, दो प्लस दो माइनस, तीन प्लस तीन माइनस। लेकिन अगर प्रोटॉन का मास पूछे ना तो वो लगभग कितना गुना भारी होता है? 1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब 2000 गुना भारी होता है। कितने गुना बोलो? 2000 गुना। अब इनको ये बात थी कि एटम एक ठीक ठाक मास का पार्टिकल है, पूरा एटम जो भी है जितने मास का पार्टिकल है वो है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है बहुत छोटा बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत हल्का पार्टिकल। इसका मतलब बाकी सारा जो मास है वो किसने एक्वायर कर रखा है? पॉजिटिव। समझे नहीं मेरी बात को? अरे मुझे पता लग गया किसी चीज में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव वाली चीजें बहुत हल्की है, नेगेटिव वाली चीजें बहुत। तो मैं क्या कहूंगा, इसका सारा मास जो है बेसिकली किसकी वजह से? इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से बोलो?
तो पॉजिटिव वाली जो चीजें है ना वो ज्यादा भारी है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे थॉमसन सोच रहे थे। और रियलिटी में इन फ्यूचर आपको नहीं पता कि ऐसा ही हुआ है। रियलिटी में न्यूक्लियस के अंदर जो है पूरे एटम का जो मास होता है वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर में, न्यूक्लियस की वजह से होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस का मास, जो प्रोटॉन का मास होता है 1837 गुना भारी होता है, किससे बोलो, इलेक्ट्रॉन से। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है और 5 प्रोटॉन अंदर है, तो आप मुझे बताइए हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बोलो क्या है, भारी है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ना पूरे एटम का मास ज्यादा से ज्यादा मास जो एटम का, किसकी वजह से बोलो, न्यूक्लियस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से बोलो, अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। तो एक बहुत सिंपल सी स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने इसको ना ऐसे ज्यूम करा कि ऐसा कोई मॉडल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो इनके दिमाग में सबसे पहले वाटरमेलन का मॉडल आया भाई, है ना। और वाटरमेलन का मॉडल क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, इनका मानना था, पहले तो दिमाग में एक और चीज में बताता हूँ, कि वाटरमेलन तो बाद में सोच गया, इन्होंने ऐसा माना कि ऐसा कुछ ना मान लो कि जैसे कि कोई सूप है मेरे पास, है ना, कोई क्या है बोलो, सूप, और उस सूप के अंदर बेसिकली मैंने कुछ कुछ चीजें डाल रखी हैं, जैसे काजू, काजू तो बहुत बड़े साइज के हो जाएंगे बेसिकली, तो सूप के अंदर मैंने कुछ पार्टिकल्स डाल रखे हैं किसी तरह के, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं ना, तो वैसे ही कोई पार्टिकल, जैसे आप काजू जैसे इमेजिन कर लीजिए, तो सूप के अंदर मैंने कुछ चीजें डाल रखी है, जो पार्टिकल डाल रखे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और जो सूप है ना वो बेसिकली वो किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव क्लाउड की तरह। किसकी तरह बोलो, तो ये जो पूरा का पूरा बचा हुआ हिस्सा था ना, इनका ये मानना था कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है। मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं इस बात को। कुछ ऐसा सोच रहे थे, कुछ ऐसा, समझ में आया। अब बताओ जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज, जो बाकी का पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज ये पूरे में ही है, देखो मैंने नहीं कहा पॉजिटिव चार्ज कम में है, पॉजिटिव चार्ज ये पूरे में है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली वो आपको ज्यादा हैवी मास क्रिएट करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि समझे इसको इन्होंने इमेजिन किया वाटरमेलन मॉडल से, और वाटरमेलन में इनका जो सीड्स है ना, बेसिकली जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, बीज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो रेड पल्प है पूरा, उसको सूप की तरह इमेजिन कर लीजिए, वो रेड पल्प जो बेसिकली सूप मान लो, क्या मान लो, पूरा सूप, तो बेसिकली वो सारा पॉजिटिव क्लाउड है। तो मुझे बताइए रेड पल्प का मास ज्यादा होता है तरबूज के अंदर, या सीड्स का मास ज्यादा होता है, रेड पल्प का? अरे ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल बीज वाला मिल गया तुम्हें तरबूज, सिंपल सी बात है, बीज का मास हमेशा रेड पल्प के मुकाबले क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो आप इनके मॉडल को इमेजिन करने की कोशिश करें कि थॉमसन के दिमाग में क्या चल रहा था। थॉमसन का मानना यह था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें, और नेगेटिव चीज उनका मानना था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स है, बहुत हल्के पार्टिकल्स है, तो उन्होंने कहा नेगेटिव फैला पूरे में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पूरे एटम का जो वजन है ना वो उन नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से काफी कम है, और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरे में फैला हुआ है, लेकिन उसकी वजह से मास बहुत ज्यादा है, मतलब चार्ज वाइज पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, लेकिन मास वाइज पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो क्लाउड है वो बेसिकली हैवियर है, मतलब उनका मास ज्यादा है, और नेगेटिव वालों का मास क्या है बोलो, कम। इसीलिए इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया, जो रेड पल्प है वो किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज की तरह, और जो सीड्स है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। अब सोचिए ना, सीड्स अगर नेगेटिव है, रेड पल्प बेसिकली पॉजिटिव है, पूरे में फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाइज से न्यूट्रल है पूरा, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस का मास बोलो क्या है, बोलो ज्यादा है। अरे नहीं आया, क्लियर। तो चार्ज वाइज वो बराबर ही है, लेकिन मास जो है वो किसका आता है बोलो, तो रेड पल्प ऐसे समझ लो कि रेड पल्प आपको दिखता है, ऑब्वियस सी बात है, रेड पल्प सीड्स के मुकाबले मास हैवियर रखेगा, आप रेड पल्प को तोड़ लेना, जो अंदर से रेड पल्प निकलेगा, और बीज को तोड़ लेना, तो ऑब्वियस सी बात है रेड पल्प का बेसिकली मास बोलो क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। ये यही कह रहे थे कि पॉजिटिव चीजों का मास ज्यादा है और नेगेटिव चीजों का मास बोलो क्या है, कम, और बहुत ज्यादा है, लगभग 1837 गुना ज्यादा है, कहीं लगता भी ऐसे कुछ है ना। तो इसलिए वाटरमेलन से बहुत अच्छा रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चीज। लेकिन चार्ज वाइज इन्होंने बोला कि जितना इन सीड्स के पास नेगेटिव चार्ज है उतना इस पल्प के पास बोलो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल बेसिकली बोलो एटम क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन पॉजिटिव चीजों का मास बोलो क्या है, ज्यादा है, और नेगेटिव चीजों का मास क्या है बोलो, कम है। और ये रियलिटी में इन फ्यूचर ऐसा ही मिला कि नहीं मिला, बताओ जरा। तो थॉमसन की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा हैवियर होते हैं। नहीं आया ना समझ में, पक्की बात है। सो यही था बस थॉमसन मॉडल, ज्यादा कुछ और करना ही नहीं है थॉमसन मॉडल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सो गाइज ये मैं लिख देता हूं, ये जो नेगेटिव है बेसिकली कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आप देखना एक बार बुकलेट देखना, बुकलेट के अंदर मैंने थॉमसन मॉडल लिखा है या लिखवाना है। बुकलेट बच्चे ले लो, ये वाली चीज नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, बोर मॉडल से स्टार्ट हुआ है, अरे ठीक है यार, ये गड़बड़ हुआ है, पता है क्या गड़बड़ हुआ है, बीच में ना इन्होंने थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों मॉडल कटवा दिए थे, बुकलेट अपडेट नहीं करी, उसके बाद ना पिछले साल, इस साल भी ध्यान नहीं रहा। कोई इश्यू नहीं है, हाँ। सो कोई नहीं, मैं थ्योरी में लिखवा देता हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो।
हाँ हाँ, लिख लो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जिस तरह के मॉडल एज्यूम कर रहे हैं वाटरमेलन टाइप का, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटरमेलन का मास बच्चों किसी जगह से बहुत भारी होता है या हर जगह से लगभग मास एक जैसा ही होता है? अगर आप वाटरमेलन को कहीं से भी निकालिए, बीच से निकालिए, साइड से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, अगर उसका बेसिकली आप एक नॉर्मल पीस निकाल रहे हैं तो हर जगह से मास एक जैसा निकलता है कि निकलता, या ऐसा होता है कि कहीं से खोखला होता है और कहीं से ज्यादा वैसा होता है? नहीं, तरबूज तो पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ होता है, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर की तरह होता है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो इनका भी यही मानना था कि बेसिकली जो पूरे का मास है ना, अगर मैं यहां से काट लूं, चाहे इसको यहां से काट लूं, चाहे यहां से काट लूं, मास हर जगह से बोलो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। इसका मतलब इनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि पूरे में बराबर बराबर तरीके से क्या हुआ, मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नहीं आया समझ में, है ना? तो दिस इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि उसमें दिया नहीं हुआ है, तो बुकलेट के अंदर बेसिकली इसको नोट डाउन करो। इसको कई नाम मिले थे, आप लोगों को पता है, प्लम पडिंग मॉडल भी मिला था, इसको नाम वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। इसको क्यों कहा गया था वो आपको समझ में आ गया? है ना? क्लियर हो रहा है? वाटरमेलन से रिजेंबल करिए, जल्दी क्लियर होगा ना। वो केक वाला भी यही था कि जैसे केक के अंदर बेसिकली हमने कुछ किशमिश वगैरह कुछ डाल रखे हैं, मान लो इस तरह की चीजें, तो वो जो केक हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो उसमें जो चीजें हमने डाल रखी हैं बेसिकली वो क्या है, चेरी वगैरह वट जो भी आपने डाल रखा है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। देखिए आपको मास ना हमेशा बाहर वाली चीज का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा, और जो चीज डाल रखी है इलेक्ट्रॉन, ये जो बेसिकली केक के अंदर तुमने डाल रखे हैं कुछ चेरी वगैरह, इनका मास बेसिकली क्या होगा, कम होगा। तो वो मास को रिलेट कर रहा था बिल्कुल। और चार्ज वाइज उन्होंने एक बात और बोली थी जो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर चार्ज की बात करते हैं तो, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड, positive and negative charge magnitude is equal and hence atom is neutral. चलो फटाफट से बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ क्या चीज है। चलो पढ़ के देखो। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम जस्ट लाइक द सीड्स आर प्रेजेंट इन द वाटरमेलन। बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ये था
कि इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल वैसे ही इम्बैड हो रखे हैं एटम के अंदर जैसे कि बोलो क्या हो रखे हैं वाटरमेलन में सीड्स इम्बैड हो रखे हैं। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए, ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है जैसे कि कुछ क्लाउड बना हुआ, किसका बोलो पॉजिटिव चार्ज का। क्लाउड बेसिकली आप सूप टाइप बोल सकते हो या फिर पल्प टाइप बोल सकते हो, उस पूरे क्लाउड में नेगेटिव चार्ज कुछ कुछ जगहों पर ही है। तो मास किसका ज्यादा हुआ बोलो पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का मास बोलो क्या हुआ कम। लेकिन एक बात वो और क्लैरिफाई करता है तीसरे पॉइंट के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बोलो क्या है इक्वल है। देखो चार्ज वाइज लिखा गया है कि चार्ज दोनों का बोलो क्या होता है इक्वल होता है, इसलिए ओवरऑल बोलो क्या होता है न्यूट्रल होता है। बट मास पॉजिटिव और नेगेटिव का कभी भी इक्वल नहीं होता। ये हम आज के मॉडल में भी जानते हैं कि प्रोटॉन्स के मास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले 1837 गुना बोलो क्या होते हैं भारी होते हैं। तो अगर बात करें बच्चों एक सिंपल सी बात आज दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए कि एटम में जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली चार्ज वाइज इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस और माइनस चार्ज वाइज बिल्कुल क्या है बोलो इक्वल है, इससे नेट चार्ज बोलो क्या बनेगा जीरो। बट क्या मास वाइज दोनों बराबर होते हैं? मास वाइज हमेशा पॉजिटिव चार्जेस का मास हमेशा बोलो क्या होता है ज्यादा होता है नेगेटिव से। और यही अचीवमेंट थी कि इनका वाटरमेलन मॉडल ना बाद में क्यों सही थोड़ा सा कंसीडर किया गया, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस का मास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले नेगेटिव पार्टिकल के मुकाबले बहुत ज्यादा था। नहीं है बस तो अचीवमेंट टाइप ही हो गया ना बहुत बड़े, ठीक है। और वो अंदाजा कैसे लगा वो आपको समझ में आ रहा है कि उनको दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं, उसका मतलब बची हुई चीज जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे बहुत हैवी होंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने पल्प को बेसिकली पॉजिटिव माना और सीड्स को बेसिकली नेगेटिव माना। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके अकॉर्डिंग मास नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। इस वाटरमेलन को आप कहीं से भी काट लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा असर, बच्चों इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन मास में बहुत बड़ा रोल प्ले कर नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि कहीं से भी अगर आप देखोगे उस तरबूज को बेसिकली इस पूरे एटम को, तो मास तो बेसिकली हर जगह से बोलो कैसा होगा सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पर मास ज्यादा है और कहीं पर मास बोलो क्या है कम। सो कुल मिला के थॉमसन मॉडल को बच्चों ऐसे खत्म करते हैं कि इनका ये मानना है कि एक स्फेरिकल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना कुछ कुछ पोजीशंस में इम्बैड है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में बोलो क्या हुआ है फैला हुआ है, चार्ज वाइज दोनों इक्वल है, इसलिए ओवरऑल बॉडी बोलो क्या है ओवरऑल एटम बोलो क्या है न्यूट्रल है। बट मास वाइज पॉजिटिव चार्ज का मास हमेशा नेगेटिव चार्ज से बोलो क्या है ज्यादा है। और इसको आप रिजेंबल करें वाटरमेलन मॉडल से तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाटरमेलन के अंदर रेड पल्प जो है वो पूरे में फैला हुआ है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह काम कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरह। चार्ज वाइज दोनों बराबर है कि उस पॉजिटिव का भी चार्ज उतना ही नेगेटिव का भी चार्ज उतना ही है, लेकिन पॉजिटिव का मास बेसिकली क्या हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? पक्का? ठीक, चल अगले पे आए। अच्छा इसकी वजह से लिमिटेशन में आपसे रैंडम बात करूं, लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को लेके बहुत श्योर नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर रुके हुए हैं या इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूव कर रहे हैं, इस बात को लेके बहुत श्योर। क्योंकि अगर आप वाटरमेलन मॉडल से कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन्स तो इम्बैड हो गए ना, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा इम्बैड हो गए, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग तो भैया इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ही नहीं कर रहा होगा, तो ही इज नॉट श्योर अबाउट कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूवमेंट करते हैं या नहीं करते। एटम ऐसा ही होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पर टिके हुए, इस बारे में श्योर नहीं थे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा बोलो क्या था लिमिटेशन था। अरे नहीं आया समझ में? एक और भी लिमिटेशन है कि एटम का मास ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा है। आपको पता है सारा मास कहां पर कंसंट्रेट है बोलो न्यूक्लियस में, है ना। बाहर तो बीच में तो भैया खाली है, कोई मास ही नहीं होता। ये बात हमें आगे जाके पता लगी, खुशी नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहे हैं? चलिए तो यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप लिमिटेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं। बोलो क्या लिखोगे? दिस मॉडल डज नॉट टेल्स अबाउट द दिस मॉडल does not tells about the, ये वही चीज है, tells about the motion of, मोशन की जगह बच्चों मूवमेंट लिखे, छोटी चीजों के लिए मूवमेंट ठीक रहता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इज दिस फाइन? कोई प्रॉब्लम लगी है तो मुझे बताओ फटाफट से। थॉमसन मॉडल के अंदर किसी भी तरह का अगर तुम्हें थॉमसन मॉडल में दिक्कत लगा है सो यू कैन टेल मी, या आगे बढ़ा जाए? बढ़ जाते हैं ना आगे। हाँ बोलो। हाँ लेकिन ये फिर इतना वो क्यों फेमस क्यों है ना? देखिए थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्रेस द मॉडल ऑफ एन एटम ना। तो जो भी फर्स्ट साइंटिस्ट होगा ना जिसने इसकी पहल शुरू करी है उसको कंसिडर हमेशा किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में उसी के बाद लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए ना। इसी के बाद रदरफोर्ड सोचेंगे, बोर सोचेंगे, लेकिन पहले साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अब डॉबरनेयर साहब ने पता नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, शायद कट गया तुम लोगों का। सो उसमें डॉबरनेयर है, उनका टेबल बहुत छोटा सा है, बहुत गलत भी है, लेकिन उनको उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो जो पहल करता है ना उसको तो भैया कंसिडर करा ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चल सो गाइज अब आते हैं अगले मॉडल पे। दिस मॉडल इज मोर इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू थॉमसन मॉडल, एंड ये कौन है? बेसिकली रदरफोर्ड है।
सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आपको जो बहुत मजा आने वाला है ना वो आने वाला है बोर मॉडल से, क्योंकि बोर मॉडल से कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और बड़ा जबरदस्त मॉडल, मतलब बोर मॉडल असली चीज है, जो इस चैप्टर से बेसिकली असली चीज है वो बोर मॉडल ही है। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मैं एक काम करता हूँ, रदरफोर्ड मॉडल की सीधा एक पिक्चर निकाल लेता हूँ गूगल से, तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। अरे पढ़ा हुआ है तुमने यार। एक तो ये कुछ बेस्ट इमेज है, ठीक है, अच्छा इमेज है, ये उठा लेते हैं। देखिए आप लोगों को मैं समझाऊंगा बेसिकली एक्चुअली में मॉडल बेसिकली क्या दिखाना चाह रहा है डायग्राम्स के अंदर, ठीक है। आप लोगों को भी पहले बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या चीज है, मैटर सारा समझाऊंगा मैं। देखिए क्या करा इन्होंने, रदरफोर्ड इस थ्योरी पे काम करने लगे कि अगर ये बेसिकली एटम के अंदर आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पूरे में फैला हुआ है ना, इनके अकॉर्डिंग थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पूरे में फैला हुआ और नेगेटिव भी क्या बोला पूरे में। इनका मानना था कि अगर आप सच में किसी चीज के अंदर का अंदाजा लगा रहे हैं, जब तक आप उसके अंदर जाके नहीं देखेंगे तब तक आप उसके बारे में जो अंदाजा लगा रहे हैं वो श्योर कभी भी नहीं हो सकता। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते, है ना। कोई बाहर से अंदाजा लगाए कि भैया गर्ल्स एक तरफ बैठे बॉयज एक तरफ बैठे, तो इस बात के लिए श्योर नहीं हुआ जब तक कभी भी, हमें देखना पड़ेगा बेसिकली अंदर जाके कि भैया कैसे बैठे है ना, किस ओरिएंटेशन में बैठे हुए। आप समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि देखो अगर एटम के अंदर सच में पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीजें ये तो पता लग चुकी थी, लेकिन वो किस तरीके से अगर ये पता लगाना है ना, तो एक काम करते हैं, हम कोई पॉजिटिव पार्टिकल ना एटम को टारगेट करते हैं। एटम के पास कौन सा पार्टिकल टारगेट करते हैं, बोलो पॉजिटिव। आप समझने की कोशिश करना है इनको क्या सोच रहे थे। कह रहे कि भैया अगर थॉमसन का मॉडल बिल्कुल करेक्ट है कि पॉजिटिव इस तरीके से पूरे में फैला हुआ है, तो डेफिनेटली जब मैं उसकी तरफ कौन सा पार्टिकल भेजूंगा, बोलो कोई पॉजिटिव पार्टिकल भेजूंगा। कैसा पार्टिकल भेजूंगा, बोलो पॉजिटिव पार्टिकल, तो डेफिनेटली वो उससे बेसिकली क्या होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो रिपेल, तो मुड़ के वापस आ जाना चाहिए, रिपल्शन लगनी चाहिए, जितना नजदीक पहुंचेगा उतनी हाई रिपल्शन लगनी चाहिए। बोला है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे एटम के अंदर पता लगाना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो मुझे एटम के अंदर घुसना पड़ेगा, और ऐसे एटम के अंदर घुस कौन सकता है, पार्टिकल्स घुस सकते हैं। कौन, बोलो पार्टिकल्स। तो इन्होंने टारगेट बनाया एक पॉजिटिव पार्टिकल्स की, पॉजिटिव पार्टिकल्स को इन्होंने भेजा एटम के अंदर देखने के लिए कि एटम के अंदर बेसिकली चीजें कैसे अरेंज हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। और इन्होंने क्या मॉडल लिया ना, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल कितने बच्चे जानते हो क्लास में कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? क्या होता है अल्फा पार्टिकल, कौन बताएगा क्लास में? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि यहां पर ना हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा था। इस जगह पर ना हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस किया। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले आप सुन लीजिए कि अल्फा पार्टिकल चीज क्या होती है। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? तो अल्फा पार्टिकल बच्चों कहते हैं हीलियम 2 4 +2 को। अब ये कहेंगे सर हीलियम 2 + 4 ये क्या लिख दिया आपने, है ना। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्या तुम सब बच्चों को हीलियम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हीलियम किसे कहते हो? तो हीलियम तो होता है बच्चों 2 4, और मैं सिखा चुका हूं 2 4 का प्रेजेंटेशन क्या होता है बहुत बार। तो मुझे बताना 2 4 का मतलब बोलो क्या है, कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, फटाफट बताओ, 2 प्रोटॉन होंगे, ऊपर का नंबर 4 है तो बोलो 2 न्यूट्रॉन भी होंगे। अरे समझ नहीं आ रहा। और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो जितना प्लस उतना माइनस, बेसिकली न्यूट्रॉन भी है। अरे नहीं आया समझ में, ये तो हीलियम होता है बच्चों। लेकिन अगर बोलेगी हीलियम +2, क्या बोले, बोलो फोकस करना, हीलियम +2, इसको बोलते हैं हीलियम +2। इस हीलियम +2 का मतलब क्या है, +2 कब आता है किसी चीज पे, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिए तो मुझे बताना इसका सिनेरियो कैसा दिखेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और ये बंद कर दो, बस खत्म। अब मुझे बताओ जरा, ये तो है हीलियम, ये तो है हीलियम का एटम, ये है हीलियम का आयन जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, बोलो +2। एंड व्हाई इट हैज अ +2 चार्ज, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो अब ये इन दोनों में फर्क है कि नहीं बताओ जरा। बेसिकली है दोनों हीलियम बस, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है और ये बेसिकली न्यूट्रल नहीं है। इसको बुलाते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल। इसको बोलो क्या बुलाते हैं। तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमने किसको टारगेट किया था।
हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और उससे बोलो कौन से पार्टिकल्स निकल रहे थे बच्चों, बताओ, अल्फा पार्टिकल्स। अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी, ढंग से सुनते रहना। मैंने बोला मैंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उस रेडियो एक्टिव सोर्स में से क्या निकल रहे हैं, बोलो अल्फा पार्टिकल। लेकिन आपके सर रेडियो एक्टिव सोर्स क्या चीज है, हालांकि बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। पहले आप मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो समझ में आया तुम लोगों को? अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है। कितना चार्ज है बोलो? +2 का। और एक अच्छा खासा हैवी पार्टिकल है। हैवी पार्टिकल क्यों बताओ जरा? क्योंकि 4 पार्टिकल न्यूक्लियस में है। खुशी यहाँ पर देखो, हो सकता है भाई आप लोगों ने ना, बच्चों ने शुरू में पहला चैप्टर नहीं करा ना, थोड़ा सा ये मिसिंग लगे आप लोगों को। लेकिन मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, और ये दोनों ही 1837 गुना भारी होते हैं। बोलो किससे? इलेक्ट्रॉन से। किससे बोलो? इलेक्ट्रॉन से। तो अगर यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जैसे मास के, तो कितने न्यूक्लियस में पार्टिकल है? यहां पर दो, कितने न्यूक्लियस में पार्टिकल है? 4 पार्टिकल है। तो एक अच्छा खासा हैवी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, पहली चीज है, अच्छा खासा हैवी पार्टिकल है, प्लस चार्ज कितना है? अरे यार इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं दिख रहा तो। इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, बताओ चार्ज क्यों नहीं है? जितना प्लस है उतना ही बोलो क्या है? माइनस। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बोलो कैसे चार्ज हो जाएगा? बोलो प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एक ठीक ठाक मास है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है। और बेसिकली चार्ज बोलो कितने का है? बोलो +2 का। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो सुनिए। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है। आयुष यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यूरेनियम या थोरियम जैसे एलिमेंट्स। अब यूरेनियम तुम्हें पता है कैसा होता है बच्चों? यूरेनियम होता है 238। नीचे का नंबर छोड़ दो, ऊपर का नंबर कितना है बोलो? मतलब उसके पास जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिला के कितने हैं बोलो? 238, है ना? 238। अब मेरी बात समझना, मान लो कि कुछ नंबर्स में इसका प्रोटॉन है, कुछ नंबर्स में बेसिकली बोलो क्या है? न्यूट्रॉन्स है। मान लो 90 प्रोटॉन्स हैं और बाकी सारा का सारा बोलो क्या है? न्यूट्रॉन है। बेसिकली कितना आ जाएगा? तो 148 मान लो न्यूट्रॉन है ना? नंबर देख लेंगे एग्जैक्ट, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या अंदाजा लीजिए। 90 प्रोटॉन और 148 न्यूट्रॉन है, कुछ इस तरह का एलिमेंट है। होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियस ना बहुत छोटे से पैकेट में बंद पार्टिकल्स को, मतलब इन पार्टिकल्स को बहुत छोटे से पैकेट में बंद रखता है। अब सोचिए कि आप लोगों ने क्या करा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप पिकनिक पे गए और जब पिकनिक पे जाते तो आप अपने बैग को बड़ा ठुस ठुस के भरते हैं। और कैसे करते हैं? आपने बैग के अंदर क्या करेंगे? आपने कपड़े भी रख लिए उसके अंदर, जूते भी रख लिए उसके अंदर, और सामान भी रख लिया। लास्ट में लग रहा है कि भैया कोल्ड ड्रिंक भी रख लिया, तो एक बोतल और घुसा ली उसके अंदर, फिर 2 चिप्स के पैकेट भी घुसा लिए। होता है कि नहीं होता? और बैग बिल्कुल ऐसे हो चुका है। ये बेसिकली पता है कौन है? ये बेसिकली बहुत बड़ा एटम है। यूरेनियम थोरियम जैसा एटम ऐसा ही होता है, बिल्कुल फटने को हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या 4, 5, 10, 20 नहीं है। कितने पार्टिकल्स की संख्या? अबाउ 200, अबाउ। अब मान लो कि तुमने इतना हैवी पार्टिकल रख लिया, दीपांशु यहां पर आपने इतना हैवी बैग अपने कंधे पे टांग लिया जिसके अंदर तुमने ठूस ठूस के सब कुछ भर लिया। अब क्या पॉसिबिलिटी बताओ? तुम ट्रैकिंग में निकले और हुआ क्या कि तुम चले जा रहे हो, पीछे से 2 चिप्स के पैकेट गिर गए। हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल बीच में से बैग फट गया, नीचे निकल गई। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यही चीज होती है यूरेनियम के साथ। यूरेनियम या थोरियम जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और होता क्या है कि इनका पैकेट इतना ज्यादा फुलफिल्ड हो जाता है ना कि साइज में ऐसे पैक का और बिल्कुल फटने को हो रहा है, बिल्कुल। अब फटने को हो रहा है तो क्या निकलेगा? थोड़ी थोड़ी चीजें निकलना स्टार्ट होंगी। तो यहां से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या बहुत बार होगा कि बेसिकली इसमें से एक सेट निकल जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। क्या निकल जाएगा बोलो? न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा, हल्का होगा न्यूक्लियस। कैसे हल्का होगा बोलो? अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक सेट निकाल देगा। जैसे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक सेट निकलेगा, मुझे बताना जरा ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये हीलियम +2 है, जिसको मैं बोलो क्या बुलाता हूं बच्चों? ये मैं तुम लोगों से थोड़ा सा ना रदरफोर्ड मॉडल से बाहर जाके बात कर रहा हूं कि जो चीजें लेते हैं वो आती कहां से। तो थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट पे बात कर रहा हूं आप लोगों से। नहीं भी आया तो बस समझ लीजिए अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसा आपको 9th क्लास में बताया गया था। 9th क्लास में मुझे पता है ये चीजें आपको नहीं बताई गई होंगी। सो बेसिकली यूरेनियम है, जो थोरियम है, जो बेसिकली बहुत हैवी एटम्स हैं, इनका न्यूक्लियस ऐसा है कि उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो कभी भी क्या हो सकते हैं? फट सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एक यूरेनियम कितने निकालेगा? अरे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर तुमने यहाँ पर 2 ग्राम यूरेनियम में ले लिया तो तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है चैप्टर? अगर बात करें तो किसी भी थोड़ी सी भी चीज के अंदर एटम्स की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर आपके कई मोल यूरेनियम होगा। कई मोल मतलब समझते हो? एक मोल में होते हैं 6.022 10 की पावर क्या? 23। तो कई मोल यूरेनियम अगर यहां पर मौजूद होगा, मान लो, या कई सारे यूरेनियम के एटम मौजूद होंगे और हर एक यूरेनियम बेसिकली 2-3 हीलियम के एटम्स निकाल देगा, आयंस निकाल देगा, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। और क्यों निकल रहे हैं आपको उसका रीजन नहीं समझ में आ रहा, शायद क्लियर हो रहा है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं सर? ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो अनस्टेबल हो चुके। क्या हो चुके बोलो? मैं आपको बोल भी देता हूं कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, दे आर द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। दे हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इनका न्यूक्लियाई बोलो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसीलिए बेसिकली टूटते हैं और अपने अंदर से कौन से पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स को। और अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं बोलो? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अरे नहीं आया समझ में? पक्का? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे भेजा। अब किसके पास भेजा? बेसिकली एटम्स के पास। आपको दिख रहा है
यहाँ पर कौन सा क्या रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सोर्स। लीड शील्ड इसलिए बनाएगी बिकॉज रेडियो एक्टिव जब सोर्स बेसिकली कुछ पार्टिकल्स को निकालता है ना, तो हार्मफुल रेडिएशंस भी रिलीज होंगे, और पता लगा वहां पर जो साइंटिस्ट बेसिकली कर रहा है वही मर गया, है ना। हाँ, उसको नुकसान हो सकता है, तो वहां पर क्या करता है, वो शील्ड लगाता है, इसलिए शील्ड बोला गया इसको, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रेज जो है ताकि उस तक ना आए, उसको प्रोटेक्ट कर ले, तो एक्सपेरिमेंट अंदर अंदर चलता रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में। अब ये टारगेट किसको करने वाले हैं, बेसिकली टारगेट करने वाले एटम को। अब एटम को कैसे टारगेट करें, मतलब एटम को कैसे पता लगाएं, तो इन्होंने क्या करा बच्चों, एक ऐसा मेटल चूज किया जिसको हम ना बहुत थिन काट सकते हैं। थिन काटने का पर्पस समझो, मान लो कि मेरे पास ये गोल्ड की चीज है, समझो मेरी बात को, ये मेरे पास गोल्ड की चीज है। गोल्ड की चीज में कितने एटम होंगे, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, लेकिन अगर मैं इसको आधा काट दूं बीच में से क्या काट दूं, आधा, तो एटम्स की संख्या आधी होगी। फिर मैं उसको और थिन काट दूं तो और आधी होगी, फिर मैं और थिन काट दूं तो और आधी होगी। तो अगर मैं काटते 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 इसको बहुत थिन कर दूं, क्या कर दूं, बहुत, पता है आप लोगों को कितना थिन कराया गया था, लगभग इसको लगभग नैनोमीटर्स में थिन किया गया था, मतलब 1 नैनोमीटर थिकनेस ली गई थी इसकी। 1 नैनोमीटर थिकनेस का मतलब कितना है, 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब कि 0.00000000001 मीटर्स। इतनी कम थिकनेस वाली क्या ली गई थी, बोलो, गोल्ड फॉइल। क्या ली गई थी, बोलो, समझो मेरी बात को, ऐसे करके गोल्ड फॉइल ली गई थी। मुझे तुम बस इतनी बात का जवाब दे दो भाई कि गोल्ड फॉइल थिन लेने का क्या पर्पस है, कौन बच्चा बताएगा थिन लेने का क्या पर्पस है। सर जितनी थिन लूंगा उतने यहां पर बोलो क्या होंगे, एटम्स कम। और अभी फिलहाल तुम ये मान के चलो कि इतना थिन ले लिया कि एक ही एटम है। कितना एटम, बोलो, चिंता मत करिए, मैं बाद में बताऊंगा। एक नहीं है ना, अगर 100 एटम भी है तो भी वो थ्योरी काम कर रही है ना। तो वो थिन क्यों काट रहे थे, ताकि हम देख सके कि अगर इसमें एक एटम है, इसमें एक एटम है, समझने में आती ना, इसके अंदर अगर कोई एटम है तो मैं टारगेट करूंगा इस गोल्ड फॉइल को और मुझे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया शायद लग सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में। फिर इन्होंने एक और चीज करी, क्या करी कि इनको पता अल्फा पार्टिकल को भेज तो रहा हूं इस गोल्ड फॉइल के अंदर, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, बोलो, अल्फा पार्टिकल्स को भेज तो रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से होने के बाद कैसा रिएक्ट कर रहा है, कहां जाके टकरा रहा है बेसिकली। तो उन्होंने चारों तरफ, दिख रही है आप लोगों को, क्या लगाए, बोलो, ये बेसिकली इसको स्क्रीनेशन बोला गया है, लेकिन मैं आपको बताया था जिंक सल्फाइड्स की बेसिकली प्लेट्स होती हैं, इस तरीके से प्लेट्स लगाई गई, अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग हैं। नहीं, बेसिकली पूरा जुड़ा हुआ भी था ऐसे करके, कुछ मॉडल्स में जुड़ा हुआ है, इस मॉडल में थोड़ा सा ऐसा बनाया गया प्लेट जो है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह का बना सकते हो अगर आपको लगे, यू मे ड्रॉ लाइक दिस, है ना। और ये बेसिकली एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। कैसी स्क्रीन थी, बोलो, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर अगर कुछ भी टकराएगा, मैंने बताया था आप लोगों, जिसपे जो कुछ भी टकराएगा तो बेसिकली वहां पर लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, बोलो, लाइट। जैसे कि मैंने वाले दीवार पे मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की बनी होती है, और मैं यहां से कुछ फेंक के मारूंगा, जहां भी वो टकराएगा ना बेसिकली वहां से क्या निकलेगा, स्पार्क निकलेगा। तो हुआ क्या, अब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को टारगेट करा और एटम के पास भेजा। और कैसे भेजा, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी थोड़ा नीचे से, कभी थोड़ा ऊपर से, ऐसे करके भेजा। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशंस लेना स्टार्ट किया, और ऑब्जर्वेशंस बड़ी चौंकाने वाली थी। पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या पाई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगभग 20,000 पार्टिकल पे किया। कितने, बोलो, 20,000 पार्टिकल पे। और इनको ये दिखा कि लगभग 19,500 से ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स ने क्या रिएक्ट करा कि जब वो इसके गोल्ड फॉइल के थ्रू अंदर से गए ना, तो वो सीधे चले गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। मतलब कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा एंड दे विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए, विदाउट एनी। अब सोचो कि कोई चीज अगर गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधी निकल जा रही है, तो कोई चीज अगर बिना टकराए किसी चीज से अगर सीधी निकल जा रही है, इससे तुम्हें क्या अंदेशा लगता है, तुम्हें क्या अंदेशा लगता है, तुम्हें क्या अंदेशा लगता है, तुम्हें ये लगता है बेसिकली कि एटम के अंदर का बहुत सारा स्पेस, बोलो, क्या खाली है। अरे कोई चीज बिल्कुल सीधी कैसे निकल सकती है, जब उसके अंदर कुछ हो ही ना, जब वो क्या हो, बोलो, एम्प्टी हो। कैसी, बोलो, आप सोचो ना, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, थॉमसन का मॉडल क्या होता, करेक्ट, तो इसके अंदर पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, तो अगर अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच करता तो क्या इसके बीच में से जा सकता था? ऐसा कब संभव है, जब ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला नहीं हुआ, और बिल्कुल कुछ ऐसा फैला हुआ है कि बहुत थोड़े से वॉल्यूम में, और यहां से गया पार्टिकल तो निकल गया, यहां से गया पार्टिकल तो निकल गया, यहां से गया पार्टिकल तो निकल गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अभी समझो पूरी बात दिखाऊंगा। पहली ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी, आदर्श नहीं आ रही बात में। एंड क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए थे, इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस, बोलो, क्या है, एम्प्टी है। लेकिन दूसरी बात इनको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट दिखी कि भैया कुछ पार्टिकल ऐसे जो सीधे जाते हैं, आदर्श यहां पर ध्यान दो, सीधे जाते हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मुड़ जाते हैं, इस तरीके से डेविएट हो जाते हैं। अक्षर यहां पर कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से डेविएट हो जाते हैं बाय स्मॉल एंगल, अगर डेविएट हो रहा है। अब इनका गारंटी था कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो रहा है, बोलो, डेविएट हो रहा है, तो उसका मतलब अंदर भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो उसको डेविएट कर रहा है। क्योंकि पॉजिटिव किससे डेविएट होगा, मुझे आप ये बताओ, पॉजिटिव पार्टिकल किससे डेविएट होगा, पॉजिटिव से ही। तो इसका मतलब, क्योंकि इन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, बोलो, डेविएट हुए कुछ एंगल से। फोकस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है।
मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो किस तरह के चार्ज थे, पहले ये बताओ मुझे, पॉजिटिवली चार्ज थे। और मेरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, कुछ पार्टिकल्स के साथ ऐसा हुआ कि वो कुछ एंगल से बोलो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मुड़ गए, रास्ते में जा रहे थे एकदम धक्का मिल गया तो साइड में चले गए। पॉजिटिव चार्जेस को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है बोलो? पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंदर पॉजिटिव चार्ज तो एटम में तो है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़े वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, क्योंकि मैं जब 20,000 पार्टिकल को भेजता हूं तो मुश्किल से 400 450 पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कुछ एंगल से बोलो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ एंगल से बोलो क्या होते हैं, बाकी नहीं तो 19,500 से ज्यादा पार्टिकल ऐसे जो बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला, पॉजिटिव चार्ज तो बहुत थोड़े से वॉल्यूम में। और इस बात का प्रूफ इनको और बेटर मिल गया जब इन्होंने ये कहा कि 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था, 20,000 में से बच्चों सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया और बिल्कुल बाउंस बैक कर गया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। 180 डिग्री से बोलो क्या हो गया? आप मुझे बताइए कि कैसे हुआ होगा 180 डिग्री से? बिल्कुल कहां चला गया होगा? सामने चला गया। कहां चला गया बोलो? सामने। इस मॉडल को अगर मैं थोड़ा सा तसल्ली से समझने की कोशिश करूं ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि मान लो एटम अगर सच में ऐसा हो, एटम अगर सच में इस तरह का हो, इस तरह का हो, फोकस करना, इस तरह का हो, तो मुझे बताना कोई भी चीज जब उसकी यहां से जाएगी तो बोलो कैसे निकल जाएगी? सीधी। यहां से जाएगी तो बोलो कैसे निकल जाएगी? सीधी। यहां से जाएगी तो बोलो कैसे निकल जाएगी? सीधी। यहां से सीधी, यहां से सीधी, यहां से सीधी। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब जब चीज कोई बिल्कुल उसके थोड़ा सा नजदीक से जाने की कोशिश करेगी तो बोलो मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगी? थोड़ा और नजदीक से जाएगी, यहां से मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगी? थोड़ा और करीब से गई तो ऐसे मुड़ गई बोलो, और थोड़ा सा करीब से गई तो बोलो ऐसे मुड़ गई। क्योंकि बच्चों मेरे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जा रहे थे। इससे ये बात साबित होती थी कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस तो बोलो क्या है, खाली है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे। इससे ये बात भी साबित होती है कि पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन क्योंकि कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़े से वॉल्यूम में, बहुत थोड़े से वॉल्यूम में। और उसका थोड़े से का भी इन्होंने एक आइडिया दिया, मैं बताऊंगा आपको उसके बाद। और लास्ट इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल तो ऐसा भी था, एक पार्टिकल तो ऐसा भी था जो बिल्कुल सीधा गया। आप समझ सकते हो कौन सा पार्टिकल होगा? पता है ना कौन सा होगा? बता, ये सीधा गया और बिल्कुल मत्थे पे चला गया, इसलिए बाउंस बैक कर गया, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा 20,000 में से नियरली कितने पार्टिकल ने करा? एक पार्टिकल ने। अब 20,000 में से एक ही पार्टिकल ऐसा कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही थोड़े वॉल्यूम में। इन्होंने पता क्या इमेजिनेशन लगाया बताऊं आपको? एक फुटबॉल ग्राउंड आप इमेजिन करें, एक फुटबॉल ग्राउंड इमेजिन करें। उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो फुटबॉल बीच में रखी हुई है ना, दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियस एंड द होल फुटबॉल ग्राउंड इज एन एटम। आई एम नॉट सेइंग द फुटबॉल ग्राउंड इज एन एटम, मैं एनालॉजी लगा रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर एटम इतना बड़ा है ना फुटबॉल ग्राउंड जितना, तो न्यूक्लियस मात्र उसमें एक रखी फुटबॉल है, उसमें रखी बोलो क्या है? एक फुटबॉल। तो अब मुझे बताइए अगर एटम जितना भी साइज का है उसमें न्यूक्लियस तो बहुत बहुत पिन पॉइंट है। अरे नहीं आ रही बात समझ में? इस सेंटर में जैसे कहीं सुई रख दो, बेसिकली न्यूक्लियस बस इतना सा है। अब बताइए सेंटर में कहीं से भी कोई चीज लेके आएंगे हम, कहीं से भी कुछ भी चीज टारगेट करेंगे तो सुई के पास से जाने की संभावना बोलो क्या है? बहुत कम है। और ये अंदेशा इनको क्यों लगा, इन्होंने आइडियाज ऐसे क्यों लगाए? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब मैंने एटम को टारगेट किया किसी पॉजिटिव पार्टिकल से, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स गोज अनडिफ्लेक्टेड। Since most of the particle, almost every particle goes undeflected, it means that most of the space in the atom is empty. But very few particles show some deflection. क्योंकि वो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं तो ये बात की भी गारंटी है कि पॉजिटिव चार्ज तो है पक्का, पॉजिटिव चार्ज तो है पक्का। लेकिन इतना जरूर है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला। अगर पूरे में होता थॉमसन मॉडल सही होता तो भैया कोई भी चीज सीधी इसमें से निकल नहीं पाती, सीधी निकल रही है, इसका मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिकली ऐसे छोटे से वॉल्यूम में क्या है वो कंसंट्रेट होता है। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? नहीं आया समझ में, है ना? तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस थी और एक ही पार्टिकल ऐसा बाउंस बैक करा तो उनको समझ में आ गया बेसिकली न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला नहीं हुआ, बहुत छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है। और यहां से हमें बहुत बड़ा रोल पता लगता है एटम को लेके। क्लियर हुआ? अगर आप लोग डायग्राम को देखें ना तो आपको डायग्राम को लेकर समझ में आएगा। ये बात करते हैं। सो मुझे बताओ जरा, ये देखो, ये दिख रहा है रेडियोएक्टिव सोर्स। यहाँ पर इन्होंने लेड प्लेट ली थी बेसिकली ताकि उसको डायरेक्शन मिल सके, अल्फा पार्टिकल को दाएं बाएं इधर उधर ना जाए, सीधे इसी में जाए, टारगेट करने के लिए इसको लिया गया था। और ये बेसिकली बोलो कौन सी फॉइल है? बोलो गोल्ड फॉइल। अब आप पार्टिकल से टारगेट देखो, कभी तो देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल देखो कहां टकराए, दिख रहे? अरे दिख रहे? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल यहां पर टकरा रहे हैं और कुछ पार्टिकल देखो कुछ यहां पर टकराए, कुछ यहां पर टकराए, कुछ यहां पर टकराए, कुछ पार्टिकल्स यहां पर टकराए। अरे कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं आपके मन का एक और डाउट खत्म करता हूं। कुछ बच्चों के मन में जो बहुत अच्छे से सोच रहे होते हैं ना, उनके मन में एक और डाउट आता है, सर इतनी थिन गोल्ड फॉइल तो आप नहीं कर सकते कि उसमें एक ही एटम, इतनी थिन गोल्ड फॉइल तो नहीं कर सकते आप। तो बेसिकली चलो मान लो बच्चों की मैंने गोल्ड फॉइल ऐसी कर दी कि उसमें एक एटम नहीं कई सारे एटम है। अब कई सारे एटम ऐसे होंगे, एटम ऐसे होंगे, अरे ऐसे तो होंगे। अब मुझे बताना है इन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस कहां पर होगा? बस इतना ही होगा, बस इतना ही होगा। सोचो सोचो, है ना? इतना ही होगा ना? अब सोचो अगर मान लो कि ये गोल्ड फॉइल है, सपोज दैट कि यही गोल्ड फॉइल है, यही गोल्ड फॉइल है, और इसको मैं जूम करके देख रहा हूं और अब मैं इसके ऊपर टारगेट करने वाला हूं, किसको बोलो? किसको बोलो? अल्फा पार्टिकल्स को। तो मुझे बताना न्यूक्लियस तो अभी भी बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर ही है, तो अगर कोई सीधा यहां से पार्टिकल आएगा बोलो सीधा निकल जाएगा? निकल जाएगा? मुझे बताओ बस, यहां से आएगा सीधा निकलेगा? निकलेगा? बताओ मुझे। अरे नहीं निकलेगा, यहां से आएगा सीधा निकल जाएगा? निकल जाएगा। हाँ,
कभी कोई पार्टिकल बहुत करीब से जाएगा तो वो मुड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? क्योंकि अगर मैं पूरी गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम भी मान लूं तो बहुत सारे एटम्स का न्यूक्लियस तो पिन पॉइंट ही है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा? 10 फुटबॉल ग्राउंड ले लो तो उसमें 10 फुटबॉल ही तो आएंगी, बस 10 फुटबॉल ही तो आएंगी, फिर भी संभावना बोलो क्या है उनके पास से जाने की? बहुत कम है। तो यहां से इनको आइडियाज लगे कि बेसिकली एटम के अंदर न्यूक्लियस तो है, पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बहुत सर्टेन छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? समझ नहीं आया बिल्कुल विषय, है ना? सो मैं इसको दिखाने के लिए आप लोगों को एक बार कुछ पल्ले पड़ रहे हैं। ये डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है? देखो गोल्ड को ना हम ज्यादा थिन से थिन काट सकते हैं ना। गोल्ड को ही हम लोग अभी चेन वेन बनाते हैं, किसकी बनाते हैं? गोल्ड की बनाते हैं। बहुत थिन से थिन काट सकते हैं गोल्ड को, और किसी को हम उतना थिन नहीं कर सकते। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी थोड़ी सी उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है गोल्ड के अंदर, ठीक है? ओके सो गाइज, कहीं पर इसका ऑब्जर्वेशन लिखा होगा आई थिंक। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल अभी आना बाकी है। बताओ कौन सा मॉडल है? वो लास्ट जो मॉडल इसके बाद जो करते हैं बेसिकली वो है बहुत। लेकिन मुझे तुम आज बेसिकली दोनों मॉडल्स के बताओ कि दोनों मॉडल्स जो हमने पढ़े, दोनों मॉडल्स आप लोगों को क्लियर होते हैं? बेसिकली मॉडल्स क्या डिस्कशन में जाते हैं, 2 मिनट का मैं थ्योरी आप लोगों को वापस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। मैंने आपको शुरू कराया कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स क्या, यहाँ तक ये पता लग जाता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी चीजें कैसे प्लेस्ड हैं एटम के अंदर, ये बात किसी को भी पता। अब सब अपनी अपनी थ्योरी देके आएंगे, भैया ऐसे है पॉजिटिव, ऐसे है नेगेटिव। मतलब बाहर से पता है गर्ल्स और बॉयज है, लेकिन क्लास में किस तरीके से बैठेंगे बेसिकली किसी को नहीं पता है। तो वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से उधर ओरिएंटेशन में है, ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी। तो ये बात बेसिकली सबसे पहले किसने अंदाजा लगाया? बोलो थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या अंदाजा लगाया? थॉमसन ने सही अंदाजा लगाया था। वैसे थॉमसन को लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े छोटे से पार्टिकल है, बड़े हल्के पार्टिकल है, तो मान लेते हैं कि एटम के अंदर कुछ ऐसे हल्के पार्टिकल्स हैं और बाकी का सारा जो मास है अब ये यूं ना हो गया हो,
ठीक है, सो मैं वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने बोला कि थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन क्या कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बेसिकली ऐसे एम्बेड है न्यूक्लियस एटम के अंदर, बेसिकली ऐसे एम्बेड है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर क्या एम्बेड होते हैं बोलो सीड्स, और पॉजिटिव चार्ज जो पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, रेड बल्ब की तरह। तो कहीं ना कहीं अगर आप वाटरमेलन से कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का मास बोलो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज का मास बोलो क्या होगा, कम होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर मैं चार्ज वाइज बात करूं तो बोलो चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अगर आप थॉमसन की तीन बातें याद करते हो तो थॉमसन मॉडल खत्म हो जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि एक एटम के अंदर, इसको हटा दो, एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होता है, इक्वल होता है। ओवरऑल एटम बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो मास होता है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज से बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं आएगा समझ में? और एक और बात याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल हर जगह से बोलो कैसा है, इक्वल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ मास, है ना? तो ये बेसिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हो ये, ठीक है। सो ये तीनों बातें आपको समझ में आती ही नहीं आती। लिमिटेशन क्या है कि इनके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हो रखे हैं, क्या रियलिटी में एम्बेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट करते हैं। सो ऑल दिस मॉडल डज नॉट टेल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो लिमिटेशन समझ में आती है, ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती? क्लियर है? उसके बाद तुम लोग किस पे आते हो? तीसरे वाला सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना बोलो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मास सेम नहीं होता, मास सेम, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज का मास क्या होता है बोलो, कम होता है। नहीं है बात समझे? ये वाली चीज रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि अगर सच में ये जो बातें थॉमसन की बिल्कुल करेक्ट है तो हम क्या करते हैं, एटम के अंदर जाके देखते हैं, एटम के अंदर हम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पहुंचाते हैं और देखते हैं कि वो कैसा कैसा शो करता है, कैसा रिफ्लेक्शन शो करता है। तो इन्होंने बेसिकली इसको लिया, रेडियोएक्टिव सोर्स को लिया। क्या आपको रेडियोएक्टिव सोर्स समझ में आ गया आप लोगों को कि बहुत बड़े-बड़े जो एटम्स होते हैं जिनका बेसिकली न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो बेसिकली फूट जाते हैं ना, टूट जाते हैं। उसके जैसे मैंने बोला आपका बैग बहुत भर गया, उसके वजह से कुछ चीज निकलना स्टार्ट होगी, तो ये अपने कुछ चीजें निकाल के हल्के हो जाते हैं वापस से। तो ये जो पार्टिकल्स निकलते हैं कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स ना, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर कोई रेडियोएक्टिव सोर्स दिया यूरेनियम थोरियम जैसा, और उस रेडियोएक्टिव सोर्स से कौन से पार्टिकल्स निकले बोलो, अल्फा पार्टिकल विच आर पॉजिटिवली चार्ज। विचार तो हमें पता लग गया अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बस उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पॉजिटिवली चार्ज कर दो तो वो हीलियम बन जाएगा, वो हीलियम +2 बन जाएगा, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। क्लियर है? अब जब इन अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गोल्डबर्ग के पास, गोल्डबर्ग के पास जो पीछे बोलो क्या लगाया हमने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, तो हमने पाया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन दोस अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे पार्टिकल बोलो कैसे निकल गए बोलो, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे ही निकल जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सम पार्टिकल्स शोस डिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो अंदर है, बट फिर कुछ ही पार्टिकल अगर डिफ्लेक्शन दिखाया इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है। दिस इज फाइन और नॉट? नहीं है बात। बस सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा कुछ कर रहा है, नियरली यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन नियरली एक ही होता है 20,000 में से, 20,000 में से नियरली एक पार्टिकल ऐसा तो बिल्कुल बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो जरूर इस एटम के अंदर, लेकिन बहुत ही माइन्यूट से वॉल्यूम के अंदर हो रखा है। नहीं आया ना समझ में? तो ये दोनों बातें, दोनों मॉडल्स आप लोगों को क्लियर होते हैं कि नहीं होते? थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तीनों पॉइंट्स को, और थॉमसन मॉडल के तीनों पॉइंट्स पढ़ेंगे तो क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल करेंगे बाकी, लेकिन इतना आप लोगों को घर से पढ़ के आना है। ठीक है, पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, वीडियो भी आ जाएगी।